Hi everyone, welcome to the second video lecture of Polity Lakshmikant crash course for UPSC prelims exam. I hope you liked the first lecture. आपको सब समझ आ गया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं. Even if you have any doubt related to it, anything you are facing issue with, you can drop me a message or a mail. I will respond to it as soon as possible. Now, in this particular video, we are going to cover 4 chapters of Lakshmikant, the next 4 chapters, which are this chapter number 2, making of the constitution, chapter number 3, concept of the constitution. ये एक नया edition है in the new edition of Lakshmikant book. Then chapter number 4, which is salient features of Indian constitution, and then chapter number 5, which is preamble. ये चारों बहुत सिंपल, बहुत छोटे और ईजी चैप्टर्स है और एक दूसरे से रिलेटेड है. दैट्स वाई वी आर कवरिंग 4 ऑफ देम टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो नाउ स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज द नेम सजेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, right? All the things that were going on and included while making of the constitution is in this chapter. So we are starting with demand for a constituent assembly. अब जो constitution हमारा law of land है, राइट, द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो बनेगा. उसको बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज फ्रेम करेंगे. वो लोग की जो टीम है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द टीम ऑफ पीपल दैट आर गोइंग टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसकी डिमांड सबसे पहले कब की गई? लेट अस गो थ्रू दैट. सो in 1934, the idea of Constituent Assembly of India was first proposed by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. So who was M.N. Roy? He was a communist. He was a founder of Communist Party of India. सबसे पहले 1934 में इन्होंने आइडिया प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि होना चाहिए, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी. नाउ इट वॉज इनफॉर्मल, राइट, सिर्फ आइडिया प्रपोज किया गया है. सो इन 1935 इसको ना एक स्टोरी और टाइमलाइन की तरह पढ़ेंगे. इतना ज़्यादा सीरियसली ऐसे नहीं लेना है कि बस मुझे ईयर्स नाम याद होने चाहिए. ठीक है, वो सब दिमाग में रहना चाहिए, बट टेक इट लाइक अ स्टोरी. 1934 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी चल रहा था, तो उस टाइम ही आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम. नाउ इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. किससे ऑफिशियली डिमांड किया गया? ब्रिटिशर्स से, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जिसमें हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. Then, in 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, Indian National Congress, declared that the Constitution of Free India should be framed by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise without external interference. All right, so ये कुछ background है Constituent Assembly का. Now, the British government accepted. अब ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड? थ्रू ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर. प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट किया था डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट वॉज बाय द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. ऑल राइट, ये चीज़. देन इन 1940 अब डिमांड एक्सेप्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कि बना लीजिए. उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया, राइट, and with Cripps mission, and they proposed a plan of framing an independent constitution after World War II. उन्होंने क्रिप्स मिशन के थ्रू एक प्लान प्रपोज किया. अब ये सब प्लान की क्या डिटेल्स है, क्या था उस प्लान में जो अच्छा नहीं लगा, रिजेक्ट कर दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, क्या ऐसा था उसमें, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटी का पार्ट नहीं है. बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम जो डिमांड एक्सेप्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो अगस्त ऑफर से हुई थी. क्रिप्स मिशन ने बताया था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाओ, बट वो रिजेक्ट कर दी गई थी उनका जो प्रपोजल था, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो सही नहीं लगा था. एंड देवर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या चाहता था? उनको अपना पाकिस्तान चाहिए था. उनको था कि 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जो कि इंडिया पाकिस्तान का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो. तो ये क्रिप्स मिशन जो आया था वो फेल हो गया था. तो फाइनली क्या चीज़ एक्सेप्ट हुई? कैबिनेट मिशन टू इंडिया आया 1946 में, विच उसने एक प्रपोजल दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम होनी चाहिए, राइट. और ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी फेयरली, कहीं ना कहीं दोनों, इंडियन कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ठीक है. ये तो आपको याद होना चाहिए कि फाइनली किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया? कैबिनेट मिशन का, जो कि 1946 में आया था. सो ये 2 मेन फैक्ट्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपको याद होने चाहिए,
इस पर्टिकुलर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि सबसे पहले एक्सेप्ट कब हुई डिमांड, अगस्त ऑफर में, और उसके बाद किस मिशन ने जो कुछ प्रपोज की स्कीम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे बननी चाहिए, तो वो कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन 1946। यहाँ इन दो एरिया से आ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, राइट। लेट अस मूव फर्दर। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कैबिनेट मिशन ने जिस तरीके से प्रपोज किया था कि आप ऐसे बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसकी क्या थी। अब देखो इसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 बाय कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ये हमने याद कर लिया पहले। अब टोटल स्ट्रेंथ वॉज 389 मेंबर्स, जिसके अंदर 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। अब ये चीज़ें याद नहीं रखनी, मतलब ठीक है पढ़ लीजिए एक बार, बट प्रीलिम्स में ये स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने मेंबर्स थे, क्या था, ये इतने फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 389 मेंबर्स टोटल थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। और ये जो 296 मेंबर्स हैं, इसमें भी 292 गवर्नर प्रोविंसेस के थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। तो इतना डिटेल में नहीं याद होना चाहिए, बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि टोटल 389 मेंबर्स थे और 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। दैट्स इट। Let us move further. Seats were allotted to provinces and princely states in proportion to population, roughly 1 seat per million people. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा इतना बड़ा इंडिया में इतने सारे लोग हैं, पर कुछ सेलेक्टेड लोग ही बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज बनाएंगे, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। तो टोटल सेलेक्ट हुआ कि 389 मेंबर्स आएंगे। अब वो 389 मेंबर्स को चूज़ कैसे किया जाए, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है कि रफली एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा 1 मिलियन पीपल को, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट की गई। तो सीट्स मुस्लिम, सिख्स, जनरल, अदर कैटेगरीज, मतलब इस तरीके से डिवाइड की गई कि सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो इस तरीके से सीट्स डिवाइड कर दी गई थी अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड अदर जनरल पॉपुलेशन इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। अब वो मुस्लिम, सिख्स, जनरल, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, इनको किसने इलेक्ट किया, हम लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, जनरल पीपल ऑफ इंडिया ने इलेक्ट नहीं किया था। जो लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, राइट, उन्होंने इलेक्ट किया था। और वो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो मुस्लिम्स होंगे, उन्होंने ही मुस्लिम लोगों को इलेक्ट किया था। जो सिख्स होंगे, उन्होंने ही सिख्स लोगों को इलेक्ट किया था। तो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऐसे एक वोटिंग हुई थी। किसने वोट किया था, और जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय दो स्टेट्स। तो देखो इलेक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट कर रहे हैं वो अपने मेंबर्स को, और यहाँ नॉमिनेशन भी हो रहा है। सो द असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ये नहीं है कि सारे मेंबर्स इलेक्शन से ही इलेक्ट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड है, नहीं। मेंबर्स कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे, दोज वर नॉमिनेटेड बाय देयर रूलर्स, राइट। अदर्स वर इलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रखा है इन रीसेंट ईयर्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड दोनों थे। ये याद होना चाहिए, ठीक है। partly elected and partly nominated, and members were indirectly elected by provincial assemblies chooses on a limited franchise. ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। नाउ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे काम चल रहा था उनका। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. नो नीड टू रिमेंबर दिस, बस स्टोरी की तरह हम फ्लो में पढ़ रहे हैं तो यहाँ इन्फॉर्मेशन है। अब द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, ठीक है। बाद में इवेंचुअली दे जॉइंड। अब डॉक्टर सचिन नंदा सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वॉज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रखा है
कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखो पहले को सिस्टम नहीं था कि हम कैसे इलेक्ट करेंगे अपना प्रेसिडेंट असेंबली का. तो फ्रेंच ट्रेडिशन में क्या होता है, जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होता है ना वही प्रेसिडेंट बन जाते हैं. सो हमने वही फॉलो किया. जो ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली में डॉक्टर सचिन नंदा सिन्हा, उन्हीं को हमने प्रेसिडेंट बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. उसके बाद इलेक्शंस होल्ड हुए विद इन असेंबली कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फाइनली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली. पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके, डॉक्टर सचिन नंदा सिन्हा. तो याद होना चाहिए. एंड फाइनली आफ्टर इलेक्शंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली. अब सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं थे, हमारे पास 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे. ये भी याद होना चाहिए. कौन कौन थे वो 2 वाइस प्रेसिडेंट, H.C. Mukherjee and V.T. Krishna Ramachari. These were the vice presidents of the assembly. So assembly had 2 vice presidents. This fact you need to remember. So number 1 जो temporary president थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिन नंदा सिन्हा. फिर फाइनली इलेक्शंस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the president and there were 2 vice presidents. Those were H.C. Mukherjee and V.T. Krishna Ramachari. ठीक है, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए. Now objective resolution. What is this? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो ये हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ी सी बात करी थी. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली. क्या था ये? इट लेड डाउन फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये एक काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर वेरियस पॉइंट्स थे कि हम क्या क्या एनविजन कर रहे हैं फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम क्या चाहते हैं, कैसा हो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके अंदर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे, तो वही इसमें थे. राइट नाउ दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनिनामिसली अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन January 22, 1947. Right, it influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages. आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ था उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, बिल्कुल भी. मतलब ये नहीं है कि आपको पता होना चाहिए. आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ नहीं है वो, उसमें बहुत जेनरिक चीज़ें लिखी हुई हैं. जो आज का प्रियम्बल है वो वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडिया है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है. दिस फैक्ट यू शुड नो. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम दैट इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. उसमें क्या लिखा था ये सब नहीं. किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, ये भी याद होना चाहिए. ठीक है. नाउ चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में पास हुआ था उसने कुछ फर्दर चेंजेस किए थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर में. वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में ही बन गई थी, बट जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था वो 1947 में आया था, जिससे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो अभी पाकिस्तान के भी लोग थे. तो आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंजेस आए थे. लेट अस सी दोस. आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान मोस्ट रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द असेंबली. प्रिंसली स्टेट्स ने तो असेंबली को ज्वाइन कर लिया. एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम इंडियन डोमिनियन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. नाउ the Indian Independence Act 1947 made the assembly a full sovereign body, empowering it to frame any constitution, modify or repeal British parliamentary laws related to India, because obviously अब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया है. तो अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पास पावर थी कि आप कोई भी लॉ रिपील कर दो, कुछ भी ऐड कर लो, आपकी मर्जी है. द असेंबली वॉज ऑल्सो मेड अ लेजिस्लेटिव बॉडी. अब ध्यान देने की बात ये है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं थी. राइट, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी. लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो लॉज फ्रेम कर रही है. उस टाइम पार्लियामेंट नहीं था इंडिया में, अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे. तो पर हमें पार्लियामेंट चाहिए ना. जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमारे लोगों को कौन गवर्न करेगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 रोल प्ले कर रही थी. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, राइट, दूसरा रोल पार्लियामेंट का प्ले कर रही थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी का. सो असेंबली वॉज ऑल्सो मेड अ लेजिस्लेटिव बॉडी परफॉर्मिंग 2 फंक्शंस, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज. ठीक है. when functioning as constituent body it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम कर रही थी तो उसके चेयरमैन कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बट जब वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही थी, रूल्स एंड लॉज पास कर रही थी, इनैक्ट कर रही थी, व्हेन फंक्शनिंग एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय G.V. मावलंकर. ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे और G.V. मावलंकर लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरमैन थे. राइट. Now, these dual roles
कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949, जब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, तब तक ये दोनों रोल चल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी, लेजिस्लेटिव बॉडी का भी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल खत्म, अब वो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनकर रहेगी, ठीक है, जब तक इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम एरियाज दैट बिकेम पाकिस्तान विड्रीव फ्रॉम असेंबली, ऑब्वियसली वो अपने पाकिस्तान चले गए तो उतने मेंबर्स कम हो गए। फाइनली कितने मेंबर्स रह गए? एज अ रिजल्ट असेंबली स्ट्रेंथ रिड्यूस फ्रॉम 389 जो थे पहले, अब वो 299 मेंबर्स रह गए, बाकी सब पाकिस्तान चले गए। 229 फ्रॉम इंडियन प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट और स्टोरी याद रखनी है बस। याद ये दो फैक्ट्स रखने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवी मंगलंकर, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। नाउ अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, और क्या क्या फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्ले करे थे। In addition to making of constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following functions. अब ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या है वो। It ratified the India's membership of Commonwealth in May 1949. जैसे आज की डेट में मान लेते हैं UN है ना, यूनाइटेड नेशंस, उस टाइम पे कॉमनवेल्थ जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप कि हाँ हम भी कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं, वो रैटिफाई करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? मई 1949 में। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। ये डेट्स याद होनी चाहिए, और क्या क्या काम किया था। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22, 1947, ठीक है। Then it adopted a national anthem on January 24, 1950. It adopted a national song on January 24, 1950 again. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना दिया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स बाय हार्ट। क्या क्या रोल प्ले किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नाउ ऑन जनवरी 24, 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। इट हाउएवर डिड नॉट एंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना लास्ट सेशन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनवरी 24 को प्ले कर लिया, पर इसके बाद ये नहीं कि वो अबॉलिश हो गई, वही असेंबली अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन गई जब तक इलेक्शंस नहीं हेल्ड हुए थे। सो it continued as provisional parliament of India from January 26, 1950 till the formation of a new parliament after the first general elections in 1951-52। तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए जिसके बाद पार्लियामेंट के लोग इलेक्ट होकर आए, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पार्लियामेंट का भी रोल प्ले किया, ठीक है। नाउ कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कुछ कमिटीज़ फॉर्म हुई थी विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स फॉर्म हुए थे जिस पे लॉज फ्रेम करने हैं। तो वो क्या था? The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these, 8 were major committees and other were minor committees. अब आपको ये जो मेजर कमिटीज़ है ना, ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी थी और उनके चेयरमैन कौन कौन थे। माइनर कमिटीज़ नो नीड टू रिमेंबर क्योंकि वो बहुत सारी हैं एंड इतनी रेलिवेंट नहीं है। आपको सिर्फ कि 8 मेजर कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेट अस गो थ्रू देम। सो मेजर कमिटीज़, सबसे पहली है यूनियन पावर्स कमेटी। कौन थे उसके लीडर? जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन जवाहरलाल नेहरू वॉज इट्स प्रेसिडेंट। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके हेड कौन थे? सरदार पटेल। तो ये अलग अलग कमेटी सेटअप हुई थी जिनको ये पर्टिकुलर लोग लीड कर रहे थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये तो हम सबको पता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द मेन चीफ ड्राफ्ट, मतलब उन्होंने जो मेन माइंड बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देन वी हैव एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। सरदार पटेल वॉज इट्स लीडर। इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर 5 सब कमिटीज़ भी थी। इसमें ये ज़रूरी नहीं है इतना याद रखना कि कौन किसके हेड थे, फिर भी लेट अस रीड देम। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल्स एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बडौली, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर दैन दोज इन असम सब कमेटी AB ठक्कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल सब कमेटी, इसके कोई चेयरमैन नहीं है। तो ये पर्टिकुलर 5
जो सब कमिटीज़ है, इनके जो चेयरमैन्स हैं, आपको बस नाम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो अगर आप इनके नाम आपको ध्यान होंगे, तो अगर यही नाम पेपर में आ जाते हैं, आपको ये पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर्स थे। ऑल राइट, सो यू नीड टू नो यूनियन पावर्स कमेटी कौन थे इसके हेड, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू अगेन। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल जी, ठीक है। देन फर्दर सिक्स्थ कमेटी कौन सी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन स्टेट्स कमेटी, मतलब कमेटी जिन्होंने स्टेट से नेगोशिएट किया था इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ के लिए कौन कहाँ जाएगा या जो भी है, वो जवाहरलाल नेहरू थे। देन स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो आपको ये 8 कमिटीज़ के नाम और उनके कौन कौन चेयरमैन थे ये याद होना चाहिए। अब हैं कुछ माइनर कमिटीज़, ये ज़रूरी नहीं है आप इनको याद करो, रीड कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम बट नो नीड टू रिमेंबर देम, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में ना देखो, ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे अब ओवरवेलम हो जाएंगे इससे कि पढ़ना है, याद करना है क्या, पर ये चीज़ प्रीलिम्स में नहीं आती है। हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जिससे हमारे मार्क्स आ रहे हैं, राइट। ना ही इससे हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ना ही ये चीज़ कोई हमसे पूछने वाला है, तो क्यों याद रखें, ठीक है। बहुत चीज़ें याद रखने को, सो जस्ट गो थ्रू देम, नो नीड टू लर्न देम बाय हार्ट। देन वी हैव ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में जो हमने अभी पढ़ा था, बी आर अम्बेडकर वॉज इट्स चेयरमैन, इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज सेट अप ऑन August 29, 1947 टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कुछ भी कोई बुक भी लॉन्च करते हैं ना, पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, राइट। उसके बाद वो मल्टीपल टाइम्स रीड होता है तो जाके फाइनल ड्राफ्ट बनता है, फिर वो अप्रूव होता है तो जाके बुक बनती है ना। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं सीधा बना दिया, पहले उसका ड्राफ्ट रेडी हुआ, एक रफ रेडी हुआ। वो जब रफ बुक जो रेडी हुई वो डिस्कस हुई अमंग मेंबर्स, उसमें चेंजेस सजेस्ट किए गए बहुत सारे, वो इनकॉर्पोरेट हुए, फिर सेकेंड ड्राफ्ट बना, फिर डिस्कस हुआ, फिर चेंजेस आए, फिर थर्ड ड्राफ्ट बना, ऐसे करके हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उसमें 7 मेंबर्स भी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, एन गोपाला स्वामी अयंगर वॉज अनदर मेंबर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर अनदर मेंबर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव later replaced by he was replaced in the place of B.L. Mittal due to ill health. Then T.T. Krishnan Ramachari, he was also replaced from D.P. Khaitan after his death. So ये नाम बस पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सब, क्योंकि यूपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4-5 नाम दे देंगे और बोलेंगे इन सब में ये सब में कॉमन क्या है, किसके मेंबर्स थे, राइट। तो यू शुड नो दैट दी वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा क्वेश्चन ना आ रखा है प्रीलिम्स में, तो बस हमें हल्का आइडिया होना चाहिए। देन लेट अस now read enactment of the Indian Constitution, right? When was the Constitution enacted? The Constitution, okay, was adopted on November 26, 1949. ये डेट पता होनी चाहिए. It was signed by 284 of the 299 members present. उस दिन कुछ members नहीं आए होंगे, तो जितने members present थे उन्होंने उस पर sign किया and the Constitution was enacted. This date is mentioned in the preamble. That's why it's important. ठीक है? As the day people of India adopted and enacted the Constitution. अब आपको ये पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को Constitution was adopted and enacted. ये दो terms, right? उसको adopt किया गया था और enact कर दिया गया था. The adopted Constitution contained preamble, 395 articles and 8 schedules with the preamble enacted after the Constitution. ये चीज़ याद रखनी है, preamble को Constitution के बाद enact किया गया था, ठीक है? Then, as law minister, B.R. Ambedkar was also the law minister of India, played a leading role in drafting and defending the constitution through his logical and persuasive arguments. That's why he is regarded as father of Constitution of India, chief architect of the constitution, and also referred to as modern Manu. तो हमें ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम ये सब भी कहते हैं. ऑल राइट. देन 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हुआ था, इनैक्ट और अडॉप्ट. वेट अ सेकेंड. राइट. अब एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
इनैक्ट, अडॉप्ट, इन्फोर्स, 3 चीज़ें हैं. तो अडॉप्ट और इनैक्ट तो नवंबर 26 1949 को ही हो गया. पर इन्फोर्स मतलब उसके लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं कब से अप्लाई होना स्टार्ट हुए लोगों पर. इन्फोर्स कब से होना स्टार्ट हुए? जनवरी 26 1950, जिनको हम रिपब्लिक डे भी की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं. तो एट दैट पर्टिकुलर डे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड. ठीक है, तो ये टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए. Now, some provisions of related to citizenship, elections, provisional parliament, transitional provisions, मतलब ये सब आर्टिकल्स came into force on November 26, 1949 itself. अब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, मान लो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, वो प्रोविजंस, वो आर्टिकल्स तो नवंबर 26 1949 को ही इन्फोर्स कर दिए गए. तब से ही एप्लीकेबल शुरू होने लग गए लोगों पर कुछ जो मेन बाकी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्स होना स्टार्ट हुए. तो उस पर्टिकुलर डेट को हम रिपब्लिक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं. एट दैट पर्टिकुलर डे हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था. तो रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950, नोन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होना. जनवरी 26 वॉज चूजन. अब जनवरी 26 ही क्यों चुना? Because of its historical significance, right? On this day 1930, Indian National Congress celebrated Purna Swaraj Day after the Lahore session of Indian National Congress. ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट? तो इस पर्टिकुलर डे पे पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था. क्या हुआ था इस दिन? जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी, राइट? हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए. तो इसलिए इस डे ही हमने रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इन 1950. विद द कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935 वर रिपील्ड. क्योंकि अब उनका कुछ फ़ायदा नहीं है. अब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया है, अब हमें एक्ट्स के रूल्स को मानने की ज़रूरत नहीं है. However, the abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was continued because this was dealing with abolition of Privy Council. मतलब जो भी ब्रिटिशर्स इस प्रिवी काउंसिल में बेसिकली ब्रिटिशर्स थे जो कि कोई भी लॉ पास हो, कोई भी लॉ इंडिया में जा रहा है वो इनके अगर उसमें कुछ भी जुरिस्डिक्शन या अमेंडमेंट की नीड है वो प्रिवी काउंसिल के पास जाके ही पास होता था, राइट? तो इट वाज अबॉलिश्ड. तो ये वाला जो एक्ट था वो कंटिन्यू किया गया था बिकॉज इट वॉज डीलिंग विद अबॉलिशन. उनकी अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल से ही डील कर रहा था. सो दिस एक्ट वॉज कंटिन्यूड बट अदर ब्रिटिशर्स एक्ट वर रिपील्ड. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए. ठीक है, डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगेन. एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सिंबल या सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. HVR Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. SN Mukherjee was the chief draftsman of Constitution of the Constituent Assembly. ये याद रखना, चीफ ड्राफ्ट्समैन और ड्राफ्टिंग असेंबली के चेयरमैन से कंफ्यूज नहीं होना. Prem Bihari Narayan Raisda was the calligrapher of Indian Constitution. The original Constitution was handwritten by him in flowing italic style. Please एक बार आप गूगल पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की PDF देखेंगे तो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में बहुत सुंदर तरीके से बहुत सुंदर तरीके से कैलीग्राफी कर रखी है, हाथ से लिखा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन. By whom? Prem Bihari Narayan Raisda. The original version was beautified and decorated by artists from Shantiniketan, including Nandlal Bose and Biohar Ram Manohar Sinha. Biohar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble, calligraphed by Prem Bihari Narayan Raisda. तो preamble भी इन्होंने ही कैलीग्राफी करी और उनको बिहार राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेट किया. The calligraphy of Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya and elegantly decorated by Nandlal Bose. तो ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए. कुछ नहीं है इसमें, बस फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है. तो ये फैक्ट्स याद होने चाहिए. ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं थी कि हिंदी वर्जन लेकर आना है, सिर्फ इंग्लिश वर्जन पास हुआ था. इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड नो प्रोविजन ऑफ एन अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट. द प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब ये अमेंडमेंट याद होनी चाहिए, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 से हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन
का आइडिया मतलब को इम्प्लीमेंट किया गया था कि हिंदी लैंग्वेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है, सेम चीज़ हिंदी में ट्रांसलेट होनी चाहिए. सो इट वॉज डन बाय दिस, यू शुड रिमेंबर, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1987. इट इंसर्टेड आर्टिकल 394A एंड पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. आर्टिकल 394A डायरेक्ट्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया to publish the Hindi translation of the Constitution, incorporating necessary modifications to match the style and terminology of Hindi Central Acts, including all prior amendments. मतलब यही है कि exactly इंग्लिश में जो लिखा है वही सेम मीनिंग हिंदी में होना चाहिए. The Hindi translation of every constitution amendment originally enacted in English. तो ये 58th Constitution Amendment Act से आया था. कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था? आर्टिकल 394A. The Hindi translation of Constitution and its amendment is to be interpreted as having the same meaning as original English text. If any difficulty arises, the President may have Hindi text revised accordingly. तो मेन इंग्लिश टेक्स्ट को ही ओरिजिनल वर्जन माना जाएगा. अगर कोई कन्फ्यूजन मीनिंग में अराइज हुई तो जो इंग्लिश वर्जन है वो ही सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है. उसी अकॉर्डिंग हिंदी वाला चीज़ में अमेंडमेंट हो जाएगी. तो द पब्लिश्ड हिंदी ट्रांसलेशन इज डीम्ड एज अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी फॉर ऑल पर्पजेज. So that's it with this particular chapter, making of Indian Constitution. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेनली नाम है इसमें जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, और कुछ डेट्स हैं जो याद होनी चाहिए. दैट्स ऑल in this chapter. Now let us quickly move to chapter number 3, concept of constitution. It's a very small and very उसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ भी रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट. ये क्वेश्चन आप मानोगे मतलब पिछले 10 साल में कम से कम ऐसे 4 बार आ रहा है ये क्वेश्चन. इतना इजी सेम क्वेश्चन 4 बार आया है. तो इसलिए ये वाला चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंसेप्ट को हम लोग कहीं बार लिमिटेड गवर्नमेंट के कंसेप्ट से भी डिनोट करते हैं. नाम से ही पता लग रहा है लिमिटेड गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर है. और कौन लिमिट कर रहा है उस पावर को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इस चैप्टर में हम बस इसकी बात करने वाले हैं. लेट अस फटाफट रीड. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले, सो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूएर मीनिंग टू एस्टैब्लिश, टू सेट अप. अब ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, ये समझनी है बस. प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछ रहा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, ठीक है. So to establish, to set up the law framework of our country. So in modern usage, a constitution refers to a set of fundamental principles that determine the organization and functioning of government. कि government कैसे organize होगी, कैसे function करेगी, ठीक है, and define the relationship between state and citizens in terms of rights and duties. तो हम सिटीजन के पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं, पर उन राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं. तो स्टेट के साथ हमारा ऐसा ही रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है. स्टेट हमें राइट्स दे रहा है और हम अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहे हैं. और यही सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी एंड ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म ऑफ द कंट्री. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है. उससे बड़ी चीज़ नहीं है हमारी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ लॉ फ्रेमवर्क. अब आ जाते हैं हमारा मेन कंसेप्ट पे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों टर्म्स में? लेट अस अंडरस्टैंड. अ कंट्री मे पोजेस अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा बट इट मे लैक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. मतलब एज सीन इन डिक्टेटरशिप्स, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेंगे. When power is unlimited, it threatens people's freedom, obviously. Therefore, a constitution must be accompanied by constitutionalism to ensure that governmental power is properly limited. नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी कहने को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वट एवर, बट क्या जेन्युइनली वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? नो. वाई? बिकॉज जो वहाँ के रूलर है वो एक डिक्टेटर है. उन्होंने लोगों पे अपना पूरा कंट्रोल करके रखा है. वो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ मानते ही नहीं, उसको फॉलो ही नहीं करते, उसके रूल्स को सुप्रीम मानते ही नहीं है. तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मेन लॉ ऑफ लैंड नहीं मान रहे हैं जैसे हम इंडिया में मानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कुछ नहीं है. वो लोग इस थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे.
सो देयर द गवर्नमेंट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी चलाती है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। नाउ लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट, सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एसेंशियली मीन्स लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर. It opposes arbitrary authority and requires the decentralization of power along with institutional restraints. Decentralization of power among people, among other institution. जुडिशरी जैसे कंसेप्ट होंगे. इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट कुछ आर्बिटरी लॉ पास कर रही है, उसे कंट्रोल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा. तो ऐसे ही गवर्नमेंट लिमिट की जा रही है, सो दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड विद इन डिफाइंड लिमिट्स. रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक governance क्या होती है? सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म implies a political system governed by a constitution that ensures limited government and rule of law. लॉ का ही रूल चलेगा, ठीक है, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी और अथॉरिटेरियन रूल. इवन इफ आर्बिटरी पावर इज ग्रांटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया ही है लिमिटेड गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड बाय लॉज. Political order based on limited power. Constitutionalism, wait a second. Constitutionalism aims to establish a political order where government power is limited and rulers are bound by laws and rules. The true purpose of constitution lies in ensuring limited and responsible government. ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ लिया अच्छे से, ये याद होना चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड बाय लॉज. अब एक छोटी सी चीज़ है कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के. ठीक है, ये प्रीलिम्स में ऐसे नहीं पूछेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट कंसेप्ट वाइज समझने के लिए ज़रूरी है. लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू. सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर है एक लुइस हेंकिन, इन्होंने 8 की एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के. अब ये इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक थिंकर हैं, उन्होंने दिए हैं 8 प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में होने चाहिए. क्या क्या है वो देखो, अभी सब इंडिया में हैं. दैट्स वाई इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. क्या क्या है ये? पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ स्टेट लाइज विद द पीपल. इंडिया इज अ सॉवरेन, पीपल आर सॉवरेन हेयर. ठीक है. रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स आर इक्वल सब्जेक्ट टू लॉ. Democratic government must be responsible and accountable to the people. Separation of powers are divided among various organs, legislative, executive, judiciary. Independent judiciary है हमारी, courts must function independently to protect the constitution of India. Then civilian control of military, मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री का जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, मिलिट्री अपने पावर हाथ में सब ले लेती है पावर, राइट ऐसा नहीं है वहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ऐसा नहीं होता है कि सिविलियन कंट्रोल, मतलब देर इज आर्म्ड फोर्सेज रिमेन अंडर अथॉरिटी ऑफ इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट. ठीक है. पुलिस अंडर लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड कोर्ट ओवरसाइट. रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट होती है बाय मीन्स ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल, DPSP एंड अदर सच थिंग्स. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये एज सच ऐसे याद नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल थिंकर ने दिए हैं और कोई और थिंकर कुछ और अलग प्रिंसिपल्स दे देंगे. सो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है. लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ ऑफ लैंड. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. चैप्टर 3 भी हो गया हमारा. नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब एज सच ये जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पूरी बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को तो हम कितना डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं. तो ये बस हम फटाफट प्रीलिम्स के लिए ये एज सच फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि UPSC कभी भी आपसे वो फीचर नहीं पूछ रहा है. फीचर जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, वो पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. DPSP हो गया, वो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. पर फंडामेंटल राइट्स क्या होता है वो हम एक काइंड ऑफ एक क्विकली बस डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट ऑब्वियसली वी शुड नो इट. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला तो यही है that it is the lengthiest written constitution in the world, right? It is the longest written constitution, originally adopted in 1949. इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे. अब now it has 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स,
राइट. सो बिकॉज ऑफ इंडिया की स्टेट और यूनियन जो भी सेंटर और स्टेट है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें जितने भी मेन क्या कहते हैं डिटेल्ड नेचर इज ड्यू टू इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी, द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, राइट. सो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का. ठीक है. सेकेंड है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली. डीपीएसपी की इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली. सो आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स अ डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उसमें टाइम के साथ चेंजेस आते रहने चाहिए, जैसे जैसे टाइम बदलता है, राइट. रूल्स भी उस हिसाब से चेंज होने चाहिए. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है, ना ही वो ऐसा है कि हम बहुत इजीली अमेंड कर सकते हैं, ना ही ऐसा है कि हम बहुत मुश्किलों से अमेंड होने में इतना टाइम लग रहा है या सोच भी नहीं सकता कोई अमेंडमेंट का. ऐसा भी नहीं है. इट्स अ ब्लेंड. कुछ प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट और कोर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दोज आर रिजिड, उनको मुश्किल है अमेंड करना. बट विच आर लिटिल बिट पेरिफेरल लॉज एंड आर्टिकल्स, उनको ईजी है अमेंड करना. तो दोनों प्रोविजंस हैं, उसका ब्लेंड है, मिक्सचर है. देन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. सो इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल मतलब सेंटर एंड स्टेट. यहाँ पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में. तो सेंटर और स्टेट में पावर तो डिवाइडेड है बट यूनिटरी बायस है. ज़्यादा पावर्स किस साइड इंक्लाइंड है? सेंटर के पास इंक्लाइंड है. इसका एग्जाम्पल क्या है? एमरजेंसी प्रोविजंस. जब एमरजेंसी की कंडीशन आती है इंडिया में, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड किसके पास आ जाता है? सेंटर के पास आ जाता है, राइट. सो इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम with unitary bias. Now it has a parliamentary form of government. This we know that we have a ये किससे इंस्पायर्ड है? यूके गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड है. दैट दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म. यूएसए में देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म. वहाँ पे प्रेसिडेंट जो कि है वही आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव है. यहाँ इंडिया में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग है. मेन जो पावर डिसीजन लेते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर. तो हेयर वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. नाउ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. Now in India, people are sovereign. Unlike in UK, Parliament is sovereign. मतलब the Indian Constitution creates a balance between British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. So Parliament has wide powers to amend the Constitution. Supreme Court can declare law unconstitutional through judicial review. इसका मतलब क्या है? So Parliament is in India, is Parliament sovereign? No. In UK, Parliament is sovereign. In India, people are sovereign. Why are people sovereign? Because Constitution is the main law of land, right? और उस पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, पार्लियामेंट नीचे है. ये नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, राइट. वो कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे पीपल ऑफ इंडिया को दे रहा है. तो पीपल आर सॉवरेन है, राइट. पीपल आर एनीथिंग कांट बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, right. Without you cannot change the basic structure of constitution. So in India, people are sovereign, not the parliament. So और जुडिशल सुप्रीमेसी की जो बात हो रही है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू जुडिशियल रिव्यूज़. ये इंडिया के पास पावर है, राइट. जस्ट लाइक अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी. सो इसका ब्लेंड है. यूके के कुछ प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं और कुछ यूएसए के प्रिंसिपल्स लिए हैं. So there is a synthesis between parliament sovereignty and judicial supremacy. Now integrated and independent judiciary है इंडिया में. This we know state और सेंटर दोनों लेवल पे जुडिशरीज है, बट मेन इंटीग्रेटेड कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक हमारा मेन है, उसके बाद हाई कोर्ट्स वेरियस स्टेज पे है, राइट. उसके नीचे क्या आ जाता है? लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं. तो एक काइंड ऑफ एक हायरार्की है, राइट. सो देयर इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. मतलब इंडिपेंडेंट किससे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से. वो इंटरफेयर नहीं करेंगे जुडिशरी के प्रोसेस में, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, राइट. फंडामेंटल राइट्स. So part 3 of Indian Constitution deals with fundamental rights. We people of India have certain fundamental rights. हमारे पास कुछ अधिकार हैं. तो इसके बारे में तो हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने वाले हैं बहुत, तो इसको हम तभी देखेंगे.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अगेन पार्ट, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 डील करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या हैं ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट को दिए गए हैं कि आप ऐसे लॉज लेकर आइए, ये लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं हैं, ये बस कुछ स्टेट्स को डायरेक्शंस हैं कि यू शुड फ्रेम लॉज इन दिस डायरेक्शन फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे। देन यू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो देयर आर सर्टेन, हमारे पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी होंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव, दे गो हैंड इन हैंड। तो ये ओरिजिनली नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में ऐड हुई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये चीज़ जैसे याद होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इन टोटल देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया एंड दे वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर एडेड लेटर in by a 42nd Amendment Act of 1976. Then we have India is a secular state. ऑब्वियसली यहाँ पे वेरियस आर्टिकल्स राइज, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 16, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दीज डील विद सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई एक रिलीजन को हम मेन नहीं मानते हैं। लाइक वेरियस मुस्लिम कंट्रीज़ लाइक UAE, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे हमें पता है वहाँ मुस्लिम रिलीजन को प्राइम माना जाता है, राइट। दे आर नॉट सेक्युलर। बट UAE एक्सेप्ट UAE में, मतलब आप ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, ठीक है, ये कंट्रीज़ में मेनली मुस्लिम रिलीजन ही डोमिनेंट है, वो बाकी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बट इन इंडिया वी गिव रिस्पेक्ट इक्वली टू ऑल द रिलीजन्स। सो हैंस इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इट्स अ सेक्युलर स्टेट। और ये हमें कैसे पता लग रहा है, हमारे प्रियम्बल में भी सेक्युलर वर्ड मैंशनड है। वेरियस आर्टिकल्स, आर्टिकल 25 to 28 डील विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को सेक्युलर बनाती हैं। Then we have universal adult franchise. So constitution provides for universal adult franchise for elections to Lok Sabha and state legislative assembly. Universal adult franchise मतलब anyone above the age of 18 year can vote in India. कोई उस पर restriction नहीं है just because of some monetary reasons या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी वोट दे सकता है 18 से ऊपर साल वाला। तो देयर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले ये 18 नहीं था, पहले ये 21 था। 21 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग थे वोट दे सकते थे। इस एज लिमिट को कम करके 18 किस अमेंडमेंट से हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से। ये याद होना चाहिए, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इलेक्शंस वाले चैप्टर में, बट यहाँ आ गए तो देख लेते हैं। बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 एज जो थी 21 से 80 ईयर्स कर दी गई। देन वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। सो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, अनलाइक अदर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल USA में स्टेट की और सेंटर की भी सिटीजनशिप अलग होती है। तो इंडिया में देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इस तरीके में भी, और ये भी कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप नलीफाई हो जाएगी। या तो आप इंडिया के सिटीजन रह सकते हैं या किसी और कंट्री के, दो कंट्रीज़ के सिटीजन सेम टाइम पे नहीं हो सकते। देन वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज़। मतलब यहाँ पे कुछ बॉडीज़, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, SPSC, ऐसी कुछ बॉडीज़ है, दोज आर इंडिपेंडेंट, राइट। दे आर क्यों इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आर कंट्री। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे अगर ये बॉडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में है, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, तो फ्री और फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे इंडिया में। तो हैंस कुछ बॉडीज़ का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो वी हैव, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सो सर्टेन बॉडीज़ आर इंडिपेंडेंट, राइट। एमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ लॉ, okay, the constitution contains detailed emergency provisions to deal with extraordinary situations and protect the unity and security of the country. तो इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसीज है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। आर्टिकल 356 में कुछ भी मिसहैप होता है, राइट, तो वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस के इमरजेंसी प्रोविजंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका भी प्रॉपर चैप्टर है। मैं आपको ऐसे ब्रीफ कैसे करूँ 3 इमरजेंसीज़ के बारे में। सो जब ये चैप्टर आएगा तो हम नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन 3 टाइप की इमरजेंसी को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव 3 टायर गवर्नमेंट। सो वी नो इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, सेंटर और स्टेट का पावर डिवाइडेड है। अब 3 टायर गवर्नमेंट क्या होता है,
सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है. सो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 2 levels of government, union and states, but by the 73rd constitutional amendment act of 1992 and 74th constitutional amendment act of 1992 introduced a third tier of government. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको मिला? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, इनफैक्ट पूरा यूनिट है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. सो यहाँ इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में से 2 पार्ट्स ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A. पार्ट 9 डील्स विद पंचायत, पार्ट 9A डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज़. 2 स्केड्यूल्स भी ऐड हुए थे, स्केड्यूल 11 एंड 12. स्केड्यूल 11 डील्स विद पंचायत, स्केड्यूल 12 डील्स विद म्यूनिसिपैलिटी. तो यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट बन गई, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. So 97th Constitutional Amendment Act of 2011 granted constitutional status to cooperative societies. Cooperative societies क्या होते हैं? कुछ लोग voluntarily एक साथ आके ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं for achieving a common goal in trust. It can be economic, social, political, anything. So these are cooperative societies. तो इसको भी constitutional status मिला किससे? 97th Amendment Act of 2011. अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को constitutional status मिला, right? Wait a second. It added provisions such as making right to form cooperative societies a fundamental right under Article 19 of Constitution of India. It introduced a directive principle under Article 43B of Constitution of India and inserted Part 9B. These provisions aim to ensure cooperative societies function in a democratic, autonomous and professional manner. तो ये facts, ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया उसको, एंड एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड हुआ. देन आर्टिकल 43B DPS में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हुई. ये जब हम लोग DPSP वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे. एक नया पार्ट भी ऐड हुआ, पार्ट 9B. सो पार्ट 9 इज़ फॉर पंचायत, पार्ट 9A इज़ फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पार्ट 9B is for cooperative societies, right? It was done to ensure that cooperative societies work in a democratic, autonomous and professional manner, right? Right. Now, अब इस चैप्टर के आप लास्ट में जाके देखेंगे ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स दे रखे हैं. लेटली पिछले 1-2 सालों में UPSC यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछने लगा है. 3 चीज़ें हैं. नंबर 1, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टोटल 25 पार्ट है, राइट? तो वो पार्ट्स, कौन सा पार्ट के अंदर क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये हमें पता होना चाहिए. देन सेकंड थिंग इज स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, तो 12 स्केड्यूल्स किस किस चीज़ से डील करते हैं वो पता होना चाहिए. एंड नंबर 3 इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या पर्टिकुलर एरिया, क्या पर्टिकुलर प्रोविजन किस हमने कंट्री के सोर्स, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो ये 3 चीज़ें इन टेबल्स में दे रखी हैं. तो लेट अस क्विकली गो थ्रू दैम. सो पहली चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर. सो टोटल इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट थे, अब 25 हैं. पर आप जब रीड करेंगे ना तो ये टोटल 22 पे ही ख़त्म हो रहा है. कहाँ पे? हाँ, ये टोटल 22 पे ही ख़त्म हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी पार्ट्स हैं, जो पार्ट देखो 9A, पार्ट 9B ये ऐड हो गए. देन वी हैव पार्ट 14A, दिख रहा है, पार्ट 14A ये भी नया ऐड हुआ है. तो 3 पार्ट ऐड हो गए और जो पार्ट 7 है वो डिलीट हो गया. ठीक है, तो टोटल 25 पार्ट हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. लेट अस जस्ट गो थ्रू देयर सब्जेक्ट मैटर. सो पार्ट कौन कौन सा याद रखना है मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो पार्ट 1 याद होना चाहिए, इट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. पार्ट 2 याद होना चाहिए, इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं दे डील विद सिटीजनशिप. बेसिकली पार्ट्स होते हैं क्या है, हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट? और उन पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स आते हैं. जैसे पार्ट 1 डील कर रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, सो जितने भी आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल 1 to 4 इसके अंदर क्लब हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स आ गए. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया. पार्ट 2 पता होना चाहिए, डील्स विद सिटीजनशिप. पार्ट 3 पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 पता होना चाहिए, डील्स विद DPSP. पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. पार्ट 5 डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट. पार्ट 6 डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट.
ठीक है, इसके अंदर ये सब नहीं याद रखना, ये कुछ नहीं है वैसे भी, ये बस इंपॉर्टेंट, ये आपको वैसे ही पता होगा, पर याद क्या रखना है, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट से डील कर रहा है, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट से डील करना है. Then we have part 7 is deleted, so you don't wait, so you don't need to remember it. Then part 8 deals with union territories, ये याद होना चाहिए. Part 9 deals with panchayat. Part 9A deals with municipalities. Part 9B deals with cooperative societies. Part 10 deals with scheduled and tribal areas, ये याद रखना. Part 9 deals with the relation between union and states, ये इतना important नहीं है, can leave it. Part 12 deals with finance, property, contracts and suits, ये भी इतना important नहीं है, can leave it. Part 13 deals with trade, commerce and intercourse within the territory of India, ये भी इतना important नहीं है. Still चलो थोड़ा सा हम इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये topic UPSC का favorite है. Then part 14 deals with services under union and states, not important. Part 14A deals with tribunals, this is very important, ये याद होना चाहिए. Part 15 deals with elections, ये याद होना चाहिए. Part 16 deals with, अच्छा ये याद इतना important नहीं है, special provision related to certain classes, not very important. Part 17 deals with official language, ये याद होना चाहिए. Part 18 deals with emergency provisions, very important, ये याद होना चाहिए. Part 19 miscellaneous. Part 20 amendment of the Indian Constitution, ये याद होना चाहिए, very important, has been asked in previous years. Part 21 temporary, transitional and special provisions, can leave it. Part 22 short title commencement authoritative text in Hindi and reveals, can leave it. So जितने भी ये blue highlighted है ना, ये वाले parts आपको याद होने चाहिए, ठीक है. देन हम आ जाते हैं schedules ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब ये schedules क्या होते हैं? सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, उन आर्टिकल्स में बहुत सारी बातें हुई हैं. अब कई आर्टिकल्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जहाँ बार बार एक चीज़ के बारे में बात हो रही है और वो बहुत इलेबोरेटेड है, तो हम बार बार वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते ना, सेम चीज़ बार बार. तो क्या किया गया है, ऐसी चीज़ों को जो कॉमन है लास्ट में डाल दिया गया एकदम स्केड्यूल्स में कि वहाँ से रेफ़र कर लेंगे. तो वो 12 स्केड्यूल्स एक जगह लिखे हुए हैं जो बेसिकली ऊपर आर्टिकल्स में छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बार बार लिखना वुड बी अ रिपीटेटिव वर्क, वो लास्ट में स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल गई एक साथ. जैसे फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, राइट, एंड नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट. अब जितनी भी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, राइट, ये आर्टिकल्स के अंदर ये एक साथ बाद में फर्स्ट स्केड्यूल में डाल दी. सेकेंड स्केड्यूल, अब ये याद होना चाहिए, डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन. और किस किस की प्रिविलेजेस के साथ, किस किस के सैलरीज अलाउंस के साथ डील करते हैं, ये सब 9 लोग, ये 9 पोजीशंस याद होनी चाहिए कि सेकेंड स्केड्यूल किन 9 पोजीशंस के साथ डील कर रहा है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये 9 पोजिशंस बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि सेकेंड स्केड्यूल इन 9 पोजिशंस के साथ डील कर रहा है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है. देन थर्ड स्केड्यूल डील्स विद फॉर्म्स एंड ओथ, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस फॉर, कि ओथ एंड एफर्मेशंस किस किस की, इन अगेन इन 9 लोगों की. अब ये 9 लोग फिर से आपको याद होने चाहिए, ये अलग हैं, कुछ कॉमन भी हैं सेकेंड स्केड्यूल से, तो याद ऐसे ही करेंगे. देखो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉमन है, सेकेंड स्केड्यूल में भी थे. बाकी सारे अलग हैं. कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर्स, इनकी ओथ, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, इनकी भी ओथ थर्ड स्केड्यूल में दी हुई है. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. तो ये हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि थर्ड स्केड्यूल ओथ और एफर्मेशन से डील कर रहा है और किस किस की, वो भी बता होनी चाहिए. ओके, ऑलराइट. Then fourth schedule deals with allocation of seats in Rajya Sabha to the states and union territories.
याद करने हैं, सारे स्केड्यूल्स अच्छे से याद करने हैं। यूपीएससी का फेवरेट है फिफ्थ स्केड्यूल एंड सिक्स स्केड्यूल, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ स्केड्यूल डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। जितने भी प्रोविजन है जो स्केड्यूल्ड एरिया स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ रहती है उनके कंट्रोल करने के लिए वो फिफ्थ स्केड्यूल में। देन सिक्स स्केड्यूल डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो ये फिफ्थ स्केड्यूल में जितने भी प्रोविजंस है स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के जो इन 4 स्टेट्स को छोड़कर हैं वो फिफ्थ स्केड्यूल डील करते हैं। जो ये 4 स्टेट्स बच गई वो सिक्स स्केड्यूल डील करते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेट में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, और जो फिफ्थ स्केड्यूल में स्टेट्स में डील कर रहा है बाकी स्टेट्स के साथ, जैसे पूरी इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं। अब उन स्टेट्स के अंदर ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश पूरी स्टेट है, मध्य प्रदेश में कुछ कुछ पैचेस में ट्राइबल एरियाज रहते हैं, इन पैचेस को हम स्केड्यूल्ड एरियाज बोल देंगे। बट ये जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, ये पूरी स्टेट्स में मैक्सिमम लोग ही ट्राइबल्स हैं, तो इसके लिए स्केड्यूल ही अलग बना दिया है, ठीक है। दैट्स वाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल आर सेपरेट, याद होने चाहिए ये दोनों, ठीक है। और ये इसमें स्टेट्स कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देन सेवेंथ स्केड्यूल इट डील्स विद डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 विच इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो 7th शेड्यूल है वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिस पे वो पर्टिकुलर यूनियन लॉज बना सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट लॉज बना सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स उस पर दोनों लॉज बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ये देखो ये, और स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। 8th schedule deals with languages recognized by the constitution. So originally 14 languages were recognized by the constitution, but now there are 22 languages. तो कौन कौन सी languages है? देखो ये जो अमेंडमेंट के बाद ऐड हुई है ना लैंग्वेजेस, वो याद करनी है बस, कि 21st अमेंडमेंट से ये लैंग्वेजेस ऐड हुई है, 71st अमेंडमेंट से ये लैंग्वेज ऐड हुई है। ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अब ये पता होना चाहिए, वरना मैं छोड़ देती कि चलो स्किप कर दो। तो जो भी अमेंडमेंट के बाद लैंग्वेज ऐड हुई है और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई है वो याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट, सो दिस यू शुड रिमेंबर। उड़िया was added by 96 amendment of 2011, ये याद होना चाहिए। Then you have 9th schedule. So 9th schedule basically deals with acts and regulation of state legislature dealing with land reforms and abolition of zamindari system. Basically 1970s इस टाइम पे क्या हो रहा था ना, प्रॉपर्टी जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत वहाँ पे देखो ज़मींदारी सिस्टम था हमारे पास इंडिया में पहले, तो उस ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट पास हो रहे थे उस टाइम, राइट। अब उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के बीच में बहुत डिस्प्यूट आ रहे थे लोगों के, राइट। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। नाउ उसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों को इस चीज़ से इशू हो रहा था कि जब ये फंडामेंटल राइट है तो आप हमसे हमारी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हो, राइट। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या था कि लोगों में इक्वल, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है तो हम इक्वल प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका ये मोटिव है। तो लोगों से जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी, राइट। तो ये सब चल रहा था। अब इन सब के बीच में ना बहुत सारे केस, मतलब लोग गवर्नमेंट पे केस कर रहे थे इरिटेट होकर। अब गवर्नमेंट को कुछ तो इसका सोल्यूशन चाहिए था, वो अपना लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे या केसेस पे ध्यान दे, ठीक है। तो 9th शेड्यूल इसलिए ऐड हुआ था कि जितने भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिए जाएंगे उस पर जुडिशरी जो है वो जुडिशल रिव्यू को ओपन नहीं होंगे, उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी उन लॉज पे, ताकि क्या हो, कोई केस करे तो उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो। बेसिकली ये उनकी मेंटालिटी थी, तो इसलिए 9th शेड्यूल पास हुआ था। तो इसमें जितने भी ज़मींदारी सिस्टम या अबॉलिशन, बेसिकली जितने भी लैंड रिफॉर्म्स वाले एक्ट थे वो इस पर्टिकुलर 9th शेड्यूल में डाल दिए थे गवर्नमेंट ने, ताकि इस पर कोई जुडिशल रिव्यू ना हो पाए। बट दिस वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जितने भी
जो आपके एक्ट्स एंड 9th शेड्यूल में डाले गए हैं आफ्टर 1973, आफ्टर केशवानंदा भारती केस, वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू हैं. सो जितने भी केस लॉ 1973 से पहले इसमें हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, पर उसके बाद जितने भी लॉज है उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. ठीक है. नाउ लेट अस रीड व्हाट इज द 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन एंड of the members of parliament and state legislature on ground of defection. This schedule was added by 42nd Amendment Act of 1985. It is also known as anti-defection law. इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ इतना बताना चाहिए, इट डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब जो मेंबर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट होकर बन गए MP MLA, उसके बाद अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर ले, किसी और पार्टी में चली जाए, डिफेक्ट कर लें अपनी पार्टी, तो इसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, राइट, इसको प्रिवेंट करने के लिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल डील करते हैं. ये भी बाद में ऐड हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, राइट. नाउ सो अब 11th और 12th शेड्यूल देख लेते हैं. इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायत एंड 12th शेड्यूल डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज़. सो स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड 243, जो आर्टिकल 243G है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत. इट हैज़ 29 मैटर्स. देखो हम 11th और 12th शेड्यूल भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, बट अभी बताना ज़रूरी था कि ऐसे दिमाग में याद होना चाहिए कि 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है, 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है. इट हैज़ 18 मैटर्स. इट वॉज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. यार, something has happened to my nose, some kind of allergy. It is itching so much. Okay, now we are going to study sources and features borrowed. मतलब जो particular हमारे features हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ कौन कौन से सोर्सेज से इंस्पायर्ड हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल, अब ये आपको ना याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये हमें याद करना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है. तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है. देन यू हैव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, इसके बारे में पढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये सब कहाँ से इंस्पायर्ड है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है. देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब USA के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. Then directive principles of state policy, DPSP, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president, ये सब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है. Then you have, wait, हाँ जी, एक सेकेंड. Then you have these. So federation with a strong center. So federation with a unitary bias. Vesting of residuary powers in the center, appointment of state governors by the center and advisory jurisdiction of Supreme Court, ये सब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. Then you have concurrent list, freedom of trade and commerce and intercourse, joint sitting of 2 houses of parliament, ये सब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. Then you have fundamental duties, idea of social, economic and political justice, ये सब USSR सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि आज के डेट में रशिया है. Then you have republic, ideas of liberty, equality, fraternity, ठीक है, in the preamble, ये सब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है. These are easy, right? Then we have procedure for amendment of constitution and election of members of Rajya Sabha, South African constitution से इंस्पायर्ड है. देन यू हैव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. देखो UPSC ने पिछले कुछ 10 सालों में इस पे तो क्वेश्चन नहीं आया है ऐसे एज सच डायरेक्ट, बट ये ना इंपॉर्टेंट है, सो वी कांट स्किप इट. लिटिल बिट टफ टू जस्ट रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, बट वी नीड टू, सो ये याद करना है, ठीक है. नाउ वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4, salient features of constitution. फटाफट प्रियम्बल के बारे में भी पढ़ लेते हैं. इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी ईजी चैप्टर, ठीक है. थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, बट नहीं, 1 hour 7 minutes, सो इट्स फाइन. नाउ लेट अस रीड प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं. चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का. मुझे 1 minute दीजिए. So interestingly, something is wrong with my nose. I don't know what has happened.
ठीक है, अच्छे से लेक्चर ख़त्म करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इसको। तो अब हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। ये फैक्ट याद रख लेना कि सबसे पहले प्रियम्बल का आइडिया अमेरिकन को आया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल इंक्लूड किया गया। सो मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड देयर प्रैक्टिस। हमने भी वहाँ से इंस्पायर हो गए, प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। सो द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बुक का एक इंट्रोडक्शन होता है, उससे पहले एक पेज का प्रीफेस होता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीफेस है प्रियम्बल, ठीक है। इट कंटेन्स समरी और अ सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये हमने आज ही पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय जवाहरलाल नेहरू। तो प्रियम्बल उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट हैज़ बीन अमेंडेड by the 42nd Amendment Act of 1976, which added 3 new words in the preamble, which are socialist, secular and integrity. So very important fact, by 42nd Amendment Act of 1976 preamble amend हुआ था। तो अभी तक preamble सिर्फ एक बार amend हुआ है by this particular amendment, और इस amendment से 3 नए वर्ड ऐड हुए preamble में, याद होने चाहिए, बहुत बार यूपीएससी पूछ चुकी है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं preamble में। अब फटाफट लेट अस गो थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द preamble। ये थोड़ा सा ना याद कर लेना, बिकॉज वाई नॉट, इट्स शॉर्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड हमें पता होना चाहिए। सो preamble says we the people of India, right? We the people of India मतलब we are sovereign, right? Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन कौन सी justice, social, economic and political, liberty, किस चीज़ की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, किस चीज़ की, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, राइट। देन फ्रैटर्निटी, किस चीज़ की, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, right? So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So 26 November 1949 को Constitution was adopted and enacted. It was enforced on 26 January 1950. तो ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं हमारे यहाँ प्रियम्बल में आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, राइट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन दे रहा है? द प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेचर भी बता रहा है प्रियम्बल, इंडियन स्टेट का क्या नेचर है, क्या है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। तो ये सारे क्या है, नेचर है इंडियन स्टेट का। अब ऑब्जेक्टिव्स भी बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमारे इंडिया के लोगों को जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रैटर्निटी मिलनी चाहिए, फ्रैटर्निटी की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल के। तो ये सब कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है, दीज आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, यू शुड नो दैट। डेट ऑफ अडॉप्शन भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, 26 नवंबर 1949। अब जो भी कीवर्ड्स है प्रियम्बल में उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि हर कीवर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। सो अब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन मतलब इंडिया इज़ अ फुली इंडिपेंडेंट स्टेट। जितने भी इंडिया को डिसीजन लेने होंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपनी कंट्री से रिलेटेड, हम लोग बिना किसी से पूछे, बिना किसी की परमिशन के अपने हिसाब से ले सकते हैं। दैट इज सॉवरेन। सो नो वन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन आर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। सोशलिस्ट, socialist signifies the commitment of state to reduce inequalities and promote social and economic justice. So India is a socialist country. चाहे ये वर्ड बाद में ऐड हुआ है बाय अमेंडमेंट सोशलिस्ट, बट हम पहले से सोशलिस्ट थे। सो इट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1946. इट रिफ्लेक्ट्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। एंड वेयर मिक्सड इकोनॉमी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर अलाउड टू को एग्जिस्ट टू एलिमिनेट पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। देखो हम लोग एक्सट्रीम सोशलिस्ट भी नहीं है लाइक चाइना, दे आर लिटिल बिट मोर, दो आज की डेट में कोई भी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट हो। हर कंट्री में प्राइवेट पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। सो इंडिया इज़ ऑल्सो मिक्सड इकोनॉमी वेयर वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
or it was added by the 42nd Amendment Act of 1976. Secular means state does not have any official religion. हम सारे religions को equally respect करते हैं, कोई भी एक religion को किसी दूसरे religion से ज़्यादा priority नहीं देती है state, ठीक है. So it was also added by 42nd Amendment Act of 1976. India is a democratic country, right? Supreme power rests with people. There are free and fair elections. So yes, India is a democratic country. Republic means head of state is elected. So is British a republic country? No, it's a monarchy, right? It's a there is a so रिपब्लिक मतलब हम अपनी जो हेड ऑफ स्टेट है उसको इलेक्ट करेंगे. मोनार्की मतलब जहाँ हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी होंगे, वहाँ पे इलेक्शन उस चीज़ के उस पोजीशन के नहीं होंगे. बट इंडिया में प्रेसिडेंट द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड. सो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है प्रेम्बल में. सोशल जस्टिस मतलब इक्वालिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और जेंडर. इकोनॉमिक जस्टिस मतलब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़. पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सबको राइट है पॉलिटिकल इलेक्शंस में खड़े होने का, सबको राइट है वोट देने का. सो दिस इज़ पॉलिटिकल जस्टिस. देन अदर कीवर्ड्स इन प्रेम्बल आर लिबर्टी मतलब एवरीबडी हैज़ फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीव, फेथ, वर्शिप. जिसको जैसा अपनी पर्सनालिटी बनानी है, जिसको जो करना है वो कर सकता है. ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं है. लिबर्टी है, हम जो करना है कर सकते हैं, बट दीज कम विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. ये नहीं है किसी को भी गोली मार सकते हैं, हमारा मन कर रहा है, हमारे पास लिबर्टी है, ऐसी वाली लिबर्टी नहीं है. सो there is like freedom of thought, expression, belief, faith and worship allows individual to develop their personalities while being subject to reasonable constitutional limitations. ठीक है, these freedom are protected by fundamental rights. Equality means absence of special privileges and equal opportunities for all citizens. ठीक है, so equality है हमारी country में. Fraternity means sense of brotherhood among citizens, promoting unity and national integration, ensures dignity of individual and unity and integrity of nation. ये words ना याद होनी चाहिए. preamble में mentioned है कि dignity किसकी, individual की, unity and integrity of nation. ये ना prelims में आ रखा है. सो इसलिए पता होना चाहिए कि ये लाइन्स कहाँ मैंशन है, प्रीएम्बल में मैंशन है. ये ऐसे ही पूछा था यूपीएससी ने. ठीक है, तो इट एनकरेजेस हार्मनी बियॉन्ड रिलीजन, religious, linguistic, regional or social differences. Now next question, is preamble a part of Indian sorry, I'm again and again doing this because I don't know what has happened to my nose, it's itching. So is preamble a part of Indian Constitution? Yes, preamble is a part of Indian Constitution. Preamble but is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon powers of legislature. मतलब इंडियन लेजिस्लेचर इस बेसिस पे अकेले कोई लॉ नहीं पास कर सकता कि सिर्फ वो चीज़ प्रियम्बल में लिखी है तो हम लॉ पास कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर का, ना ही इस बेसिस पे लेजिस्लेचर कुछ लॉ प्रोहिबिट कर सकता है कि वो प्रियम्बल में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं. सिर्फ इस बेसिस पे नहीं हो सकता. ठीक है, देन इट इज़ नॉन जस्टिसेबल मतलब इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. कोई भी सिटीजन जाके कोर्ट में इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि मेरी प्रियम्बल की राइट, प्रियम्बल में जो लिखा है वो वॉयलेट हो रहा है. सिर्फ दैट इज़ देयर टू गिव, दैट इज़ देयर टू शोकेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे वो राइट्स हैं जो प्रियम्बल को इन्फोर्सेबल होने में हेल्प कर रहे हैं. फंडामेंटल राइट्स है, राइट, कि अगर वो वायलेट होगी तो कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है, पर प्रियम्बल के बेसिस पे अकेला नहीं जा सकता. ठीक है, देन इस प्रियम्बल ऑफ Indian Constitution amendable? Yes, it is amendable. How many times it has been amended? Only once. Which amendment? 42nd Amendment Act of 1976. So preamble can be amended subject to condition that no amendment is done to basic features. तो वही basic structure of constitution जो है, जो basic important features है, हम उन्हें नहीं छेड़ सकते, but preamble can be amended otherwise. So preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Amendment Act of 1976. Then 3 new words add हुए थे. कौन से 3 नए वर्ड याद कर लो? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. ये 3 वर्ड्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. कौन से अमेंडमेंट से? 42nd Amendment Act of 1976.
दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन. इसमें हमने 4 चैप्टर्स कवर करें: मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, salient features of constitution and preamble. I will see you all in the next video soon. Thank you so much. कोई भी डाउट या कुछ है, you can drop me a message or a mail. ठीक है.